अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मलेशिया। उसका चौथा टॉपिक है एग्जेक्टिव। आज हम देखेंगे एग्जेक्टिव, इसका इंट्रोडक्शन, रेलेवेंट प्रोविजंस और फिर इसके कुछ सेक्शंस हैं। तो सब कुछ इसी वीडियो में, तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है एग्जेक्टिव होता क्या है। एग्जेक्टिव होता है एक ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की एक ब्रांच होती है, जैसे कि दूसरी ब्रांचेस लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इसी तरह एग्जेक्टिव भी एक ब्रांच है। इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? इसमें प्राइम मिनिस्टर आ सकता है, इसमें प्रेसिडेंट आ सकता है, इसमें कैबिनेट आ सकती है, इसमें जो एंटी करप्शन अदारे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, एजेंसीज हैं, ये सब कुछ जो है वो एग्जेक्टिव है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जो सारे अदारे हैं जैसे पुलिस वगैरह भी हो गई तो ये भी एग्जेक्टिव में आती है। लेकिन जो एग्जेक्टिव का की हेड है, मतलब जो पुलिस का की हेड है, होल्डिंग ऑफिस, जो मतलब सबसे बड़े रैंक वाला ऑफिसर है, सिर्फ वही एग्जेक्टिव में फॉल करेगा। और एग्जेक्टिव का काम क्या होता है? एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट करना लो को एग्जीक्यूट करना। जैसे पुलिस वालों का क्या काम होता है कि अगर कोई कानून तोड़े तो उसे पकड़ना, उसे सिखाना कि कानून ये है, उसे जेल में बंद करना, उसे बताना और बाकी लोगों को आगाह करना कि ये कानून दोबारा से नहीं तोड़ना। तो इस तरह से एग्जीक्यूट करना लो को, इसे हम कहते हैं एग्जेक्टिव। और एग्जेक्टिव का काम होता है एग्जीक्यूट करना। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है इसके रेलिवेंट प्रोविजंस। रेलिवेंट प्रोविजंस की बात करें तो हमारे पास आते हैं इसमें जो आर्टिकल मौजूद है 39 से 43 तक। ये 4 आर्टिकल सिर्फ इसमें मौजूद हैं जो कि डील करते हैं एग्जेक्टिव, इसकी पावर्स, जो भी इसके फंक्शन है, सब कुछ वो सब कुछ हम देखेंगे इसमें। तो हमारे पास सबसे पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल 39, एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ फेडरेशन। जो एग्जेक्टिव है उसमें जो हाईएस्ट अथॉरिटी है उसकी बात हो रही है। कौन सी हाईएस्ट अथॉरिटी है? यंग दी परतवान अगोंग, जिसे हम किंग भी कहते हैं। तो इसके पास हाईएस्ट अथॉरिटी है मलेशिया में, लेकिन ये अपनी पावर का यूज नहीं कर सकता। इसे कैबिनेट की जरूरत पड़ती है, कैबिनेट की एडवाइस पर ही ये अपनी पावर का यूज कर सकता है। उसके बाद अगला आर्टिकल हमारे पास आता है आर्टिकल 40, जो कि है यंग दी परतवान अगोंग टू एक्ट ऑन एडवाइस। पहला तो इसमें जो सबसेक्शन, 3 सबसेक्शन है। पहला जो सबसेक्शन है वो वही बात करेगा जो ऊपर हमने आर्टिकल 39 में देखी थी कि जो यंग दी परतवान अगोंग है, मतलब जो किंग है, वो उसके पास पावर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो एक्ट सिर्फ कैबिनेट की मर्जी से करेगा, उसकी कंसेंट से करेगा, उसकी एडवाइस से करेगा। लेकिन जो दूसरा सबसेक्शन है इसमें 40 का सबसेक्शन 2, वो क्या कहता है? वो जनरल रूल जो कि सबसेक्शन 1 में था उसकी नफी कर देता है। वो कहता है कुछ जगह है जहां पर जो किंग है वो अपनी मर्जी कर सकता है। जैसे कि पहली कंडीशन वो बताता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी जो सिलेक्शन है उसमें वो अपनी डिस्क्रिशन कर सकता है, अपनी मर्जी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर 2 कंडीशंस भी देता है। पहली कंडीशन ये कि अगर जो प्राइम मिनिस्टर है उसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मिल जाए, मतलब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से एक पार्लियामेंट खत्म होगी तो जब नहीं बनेगी कुछ दुरानिया बचता है, क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हमेशा वही से आता है जब पूरा दुरानिया नहीं हुआ था। और जो 5 साल का दुरानिया है, जब वो पूरा नहीं हुआ था तो उसे जो प्राइम मिनिस्टर उसे फारिग किया जाता है, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से किया जाता है। जैसे कि पिछले दिनों में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से किया था। और जब मेजोरिटी कम हो जाती है, मतलब वो पार्टी जो मेजोरिटी में थी वो मिनोरिटी में चली जाती है, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है एक प्राइम मिनिस्टर के पास, तो फिर ही वो ऑफिस में बैठा होता है। तो पहली कंडीशन ये है कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए प्राइम मिनिस्टर का, तो उसके बाद नया प्राइम मिनिस्टर जो सिलेक्ट होगा वो डिस्क्रिशन ऑफ किंग से होगा, उसकी मर्जी से होगा। दूसरी कंडीशन वो ये कहता है कि जब मेजोरिटी जो एक पार्लियामेंट के लोअर हाउस में होती है, मेजोरिटी वो कंफर्म ना हो, मतलब वो क्लियर ना हो कि वो किसकी तरफ है। ये भी कुछ कंफ्यूजन आ जाती है यहाँ पर कि किसकी तरफ है प्राइम मिनिस्टर, पार्टी ए या पार्टी बी की तरफ है। तो यहाँ पर जब कंफ्यूजन आ जाती है तो दूसरी कंडीशन ये है, तब भी ये डिस्क्रिशन कर सकता है, अपनी मर्जी कर सकता है और एक प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट कर सकता है। उसके बाद आर्टिकल 40 का सबसेक्शन 3 आता है, 1, 2 और अब 3 में क्या कहता है? वो कहता है कि इसके पास कुछ और पावर्स भी हैं। जो किंग है इसके पास कुछ और पावर्स भी हैं, जैसे कि जजेस को अपॉइंट कर सकता है,
पार्डन को ग्रांट कर सकता है, मतलब माफी दे सकता है मुलजिमों को। वो हम यहाँ पर आके पावर ऑफ पार्डन आर्टिकल 42 में आके मजीद पढ़ेंगे। तो इसके पास ये भी पावर्स हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि इसे कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर की मर्जी, उनकी कंसेंट या फिर उनकी एडवाइस लेनी पड़े। उसके बाद अगला आर्टिकल हमारे पास आता है आर्टिकल 41, सुप्रीम कमांड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। जो सुप्रीम कमांडर होगा आर्म्ड फोर्सेस का वो होगा यंग दी परतवान अगोंग, यानी जो किंग है वो सुप्रीम कमांडर होगा। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है आर्टिकल 42, पावर ऑफ पार्डन। जो हमने अभी बात की, पावर ऑफ पार्डन किस तरह की इसके पास पावर्स है। सबसे पहला जो सबसेक्शन 1 है, जो इसका 42 का सबसेक्शन 1 है, उसमें वो ये बात करता है कि इसके पास इतनी पावर है कि अगर कोई अक्यूज्ड पर्सन है और उसने मलेशिया की टेरिटरी जहां पर फेडरल लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट होता है, उसमें कोई भी गुनाह कर दिया, किसी तरह का भी जुर्म कर दिया, तो इसके पास पावर है कि उसे मुकम्मल तरह से खत्म कर दे या उसे पोस्टपोन कर दे। तो इसके पास ये मुकम्मल पावर है सब सेक्शन 1 में। लेकिन अगर हम बात करें सब सेक्शन 2 की, तो वो ये बात करता है कि जो पावर ऑफ पार्डन है, मतलब माफी देने की जो पावर है, वो एक पार्डन बोर्ड बना के उनसे एडवाइस लेके भी दिया जा सकता है, मतलब या कोई अथॉरिटी बना के या फिर पार्डन बोर्ड बना के। ये सब सेक्शन 2 में वो बात करता है एक पार्डन बोर्ड बनाए, उससे एडवाइस लेके मुझे इसे माफी देनी चाहिए इस एक्यूज पर्सन को या नहीं देनी चाहिए। लेकिन इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यहाँ ये है कि सब सेक्शन 3 में वो ये बात करते हैं कि उसके बाद जब माफी दे दी, उसके बाद उसके कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कोई भी उसका मसला निकल आता है, तो फिर जो बोर्ड बना है पार्डन बोर्ड, वो जिम्मेदार होगा, किंग नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास सब सेक्शन 4 आता है। सब सेक्शन 4 में वो पावर्स की बात करता है, किस तरह के पावर्स हैं। सबसे पहले 3 तरह के पावर्स हैं। पहली पावर कि अगर सजा को कम करना चाहे, लेसन करना चाहे तो कर सकता है। दूसरे नंबर पे अगर पूरी सजा को खत्म करना चाहे तो कर सकता है। नंबर 3, अगर सजा मतलब मुख्तलिफ सजाएं हो गई हैं एक पर्सन को, तो उसमें अगर कोई एक पार्ट उस सजा का रिमूव करना चाहता है तो कर सकता है। लेकिन यहाँ पर फंडामेंटल जो राइट्स हैं एक पर्सन के, वो हर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर फिर वो सब सेक्शन 5 की बात करता है। सब सेक्शन 5 में अब क्या कहा गया है कि जो सिविल राइट्स हैं या सिविल केसेस हैं, उनमें ये अपनी टांग नहीं अड़ा सकता। सिविल केसेस में क्या होता है? सिविल केसेस की अगर बात करें तो उसमें एग्रीमेंट्स हो सकते हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। तो ये एक पर्सनल मैटर आ जाता है जिसमें प्राइवेट पर्सन्स होते हैं, तो यहाँ पर ये अपनी टांग जो है वो नहीं अड़ा सकता। और इसके बाद एक और पॉइंट है जो कि है शरिया लॉज का। शरिया लॉज जो कि शरीयत के बनाए गए कानून है, क्योंकि इस्लामिक बहुत बड़ा 61% आबादी जो है वो मुसलमान है। तो फिर शरिया जो लॉज हैं उनमें भी ये अपनी टांग नहीं अड़ा सकता। शरिया लॉज में जैसे कि कुछ अडल्ट्री हो सकती है, अडल्ट्री मतलब कोई रेप केस हो सकता है या सेक्स हो सकता है, किसी तरह का भी कोई केस होता है इस तरह का, तो ये शरिया लॉज में आता है। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वगैरह होता है तो सिविल केस में आता है। तो फिर जो किंग है वो यहाँ पर अपनी पावर को यूज नहीं कर सकता। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है आर्टिकल सब सेक्शन 6, आर्टिकल 42 का सब सेक्शन 6। इसमें वो क्या कहता है? इसमें वो ये बात करता है कि जो अक्यूज पर्सन है उसे चाहे आज पनिशमेंट हुई है या 10 साल पहले हुई है, चाहे वो आधी पनिशमेंट भुगत चुका है या उसकी अभी सारी बाकी है, अगर ये उसे पार्डन देना चाहे या फिर माफ करना चाहे तो कर सकता है। उसके बाद अगला आर्टिकल हमारे पास आता है आर्टिकल 43, कैबिनेट के बारे में। कैबिनेट सबसे पहले तो बनाएगा कौन? कैबिनेट बनाएगा जो किंग है, और एडवाइस किसकी होगी? प्राइम मिनिस्टर की। दूसरा पॉइंट इसमें ये आता है कि जो कैबिनेट है उसका जो चेयरमैन होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा, और जो मिनिस्टर्स इसमें होंगे, कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स होंगे, वो जो पार्लियामेंट के बोथ हाउसेज हैं, दोनों हाउसेज, अपर हाउस और लोअर हाउस, इन दोनों में से सिलेक्ट होंगे। और जो कैबिनेट होगी वो पार्लियामेंट को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी, उसके सामने कलेक्टिवली जवाबदेह होगी पूरी की पूरी जो कैबिनेट है। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो इन्फॉर्म करेगा किंग को, जो यंग दी परतवान अगोंग है उसको इन्फॉर्म करेगा किस चीज के बारे में? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट होगी वो जो कोई भी पॉलिसीज बनाएगी, जो कोई भी लॉज या फिर रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करेगी, जो कोई भी नए कानून बनाएगी या एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगी, तो उन सब की इंफॉर्मेशन जो प्राइम मिनिस्टर है वो किंग को प्रोवाइड करेगा। और जो कैबिनेट है वो एडवाइस करेगी किंग को, उसके फंक्शंस जो हैं उनमें उसकी हेल्प करेगी, उसको एडवाइस करेगी कि ये फला फला आपके फंक्शंस हैं और ये फला फला आपने काम करने हैं।
और लास्ट में हमारे पास जो पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैबिनेट जो है मलेशिया की वो इतनी ताकतवर है कि पूरी जो गवर्नमेंट है, ये पूरा कंट्री है, उसको कंट्रोल कर सकती है। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उससे भी ऊपर है, और लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ उससे ऊपर है, तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के मातहत रह के, उसके अंडर रह के ये पूरा का पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है आर्टिकल 43A, डिप्टी मिनिस्टर। डिप्टी मिनिस्टर का काम क्या होता है? सबसे पहले इसका काम जो होता है वो मिनिस्टर्स को असिस्ट करना होता है, उनके काम करने होते हैं। और इन्हें इलेक्ट कौन करता है? इन्हें सिलेक्ट करता है, सॉरी इलेक्ट नहीं करता, सिलेक्ट करता है। और जो किंग होता है वो इसे सिलेक्ट करता है, और प्राइम मिनिस्टर की कंसेंट, उसकी एडवाइस पर ही सिलेक्ट करता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है आर्टिकल 43A, डिप्टी मिनिस्टर। डिप्टी मिनिस्टर सबसे पहले कौन इसे सिलेक्ट करता है? इसे सिलेक्ट करता है जो किंग होता है, वो इसे सिलेक्ट करता है, और एडवाइस होती है प्राइम मिनिस्टर की। और ये बोथ हाउसेस, अपर और लोअर दोनों हाउसेस से सिलेक्ट हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है जो मिनिस्टर्स हैं उनको असिस्ट करना, और उनका जो भी काम है उनमें उनकी हेल्प करना। लेकिन इनके पास कोई पावर नहीं होती, वोट की कोई पावर नहीं है। मतलब ये कैबिनेट मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं, जो जनरल डिस्कशंस हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है आर्टिकल 43B, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। इनको सबसे पहले सिलेक्ट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करता है। जबकि अगर इनकी डिप्टी मिनिस्टर की बात की जाए तो इन्हें किंग सिलेक्ट करता है, लेकिन एडवाइस किसकी होती है? प्राइम मिनिस्टर की। लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी मर्जी से सिलेक्ट करता है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को। और इनका काम क्या होता है? इनका काम वही होता है कि मिनिस्टर्स को असिस्ट करें, उनके जो फंक्शंस हैं, उनके जो वर्क्स हैं, उनमें उनकी हेल्प करें। लेकिन ये ऑफिस संभाल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर का जब वो चाहे, मतलब जब वो खुश हो, जब वो खुशी से इन्हें प्रोवाइड करे। और जिस तरह डिप्टी मिनिस्टर के पास पावर नहीं थी वोट की, इनके पास भी पावर नहीं होती। ये भी कैबिनेट मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं, जनरल जो डिस्कशंस वगैरह हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। और ये जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं, ये इन्हें जब अपॉइंट किया जाता है तो इन्हें पब्लिक किया जाता है गजेटी में। अब गजेटी क्या है? ये एक गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, ऑफिशियल गवर्नमेंट पब्लिकेशन। अब ये क्या चीज है? जैसे कि न्यूज़पेपर हो सकते हैं, जो ऑफिशियल न्यूज़पेपर है उनमें इन्हें पब्लिक किया जाता है कि ये फलां बंदा है, फलां जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है वो हमने सेलेक्ट किया, और उसके लास्ट पे इनसे ओथ ली जाती है। अब ओथ का क्या मकसद होता है? और किंग जो होता है यंग दी परतवान अगोंग, वो ओथ लेता है। इसका क्या मकसद होता है? कि यही जो हर अदारे में होता है कि ये अपना काम ईमानदारी से करे। और लास्ट पे हमारे पास आता है आर्टिकल 43C, पॉलिटिकल सेक्रेटरीज। पॉलिटिकल सेक्रेटरीज क्या होते हैं? इनके पास बड़ी माइनर सी पावर होती है। इन्हें भी सेम प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करता है, अपॉइंट करता है, और अपनी मर्जी से करता है। और किस लिए करता है? ताकि ये जो मिनिस्टर्स हैं उनकी हेल्प कर सके उनकी ड्यूटीज में। और ये जो पॉलिटिकल सेक्रेटरीज होते हैं, इनके पास कोई पावर नहीं, इनके पास कोई ट्रेड नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई मैनेजमेंट पे कंट्रोल नहीं, कुछ नहीं होता। और जो पॉलिटिकल सेक्रेटरीज होते हैं उन्हें मिनिस्टर्स के कामों के लिए रखा जाता है। उनके फंक्शंस यही होते हैं कि जो मिनिस्टर्स को चाहिए, जो इंफॉर्मेशन चाहिए या जिस तरह का भी उनका काम है, उनमें इन्हें असिस्ट करें। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होता है, अगर वो अपनी मर्जी से चाहे तो इन्हें अपने ऑफिस में जगह दे सकता है। और जैसे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को पब्लिक किया जाता है गजेटी में, इसी तरह इनको भी पब्लिक किया जाता है गजेटी में, और इनसे भी ओथ ली जाती है ताकि ये अपना काम ईमानदारी से करें। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो या इस वीडियो की समझ आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।